क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे सुनहरा नियम ही पूरी तरह से पलट जाए तो क्या होगा? हम सब ने हमेशा यही सुना है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, राइट? लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ खास मामलों में यह नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है और जब ऐसा होता है तो अच्छे अच्छे वकीलों के पसीने छूट जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेल पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं। खासकर अगर कोई लॉ स्टूडेंट इस चर्चा को सुन रहा है तो ये आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। हम समझेंगे कि कैसे आतंकवादी विरोधी कानून के तहत एक साधारण सी टेम्परेरी रिलीज की अपील भी इतनी बड़ी कानूनी जंग बन जाती है कि खुद सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में बंट जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल को समझते हैं। आखिर ये विशेष कानून आम कानूनों से इतने अलग क्यों हैं? नॉर्मल क्रिमिनल लॉ बहुत ही सीधा है। वहां बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन। लेकिन जैसे ही हम यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे सख्त कानूनों की बात करते हैं, पूरी बाजी पलट जाती है। यहां जेल रूल बन जाता है और बेल एक एक्सेप्शन। इमेजिन कीजिए, सिस्टम अचानक से ये मानकर चल रहा है कि आपको जेल में ही रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता क्यों है? आइए एक रियल लाइफ केस से इसे समझते हैं। इस कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए उमर खालिद का केस एक परफेक्ट स्टडी है। हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उनकी 15 दिन की अंतरिम बेल की अपील को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि इस बेल को फाइल करने के लिए उन्होंने अदालत में ग्राउंड्स क्या दिए थे। अगर कोई भी अंतरिम बेल फाइल कर रहा है तो उसकी एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है। जैसे इस केस में 3 मुख्य कारण दिए गए थे। पहला, दिवंगत चाचा के चेहलुम में शामिल होना। दूसरा, 71 साल की बीमार मां की सर्जरी। और तीसरा, इस मेडिकल इमरजेंसी के दौरान घर के बड़े बेटे के रूप में जिम्मेदारी निभाना। कायदे से ऐसी प्लीडिंग्स में मेडिकल रिकॉर्ड्स और डेथ सर्टिफिकेट्स जैसे पुख्ता दस्तावेज लगाए जाते हैं। आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि मानवीय आधार पर तो यहां बेल आसानी से मिल ही जानी चाहिए, है ना? लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जज समीर बाजपेयी ने इन कारणों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सर्जरी बहुत ही साधारण है। देखिए, हाई स्टेक्स मामलों में अदालतें रीजनेबलनेस यानी तर्कसंगतता को बहुत ही माइक्रोस्कोप लगाकर परखती हैं। कोर्ट का सीधा तर्क था कि परिवार में 5 बहनें और पिता पहले से हैं, तो सिर्फ आपकी क्या खास जरूरत है। मतलब एक आम केस में जो कारण बिल्कुल वैलिड लगते वो यूएपीए में आकर अनुचित बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सख्ती क्यों? इसका जवाब यूएपीए के उस प्रावधान में छिपा है जो बेल के रास्ते में एक अभेद दीवार की तरह खड़ा है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 43D(5) की। यह सेक्शन साफ कहता है कि अगर अदालत को लगता है कि पुलिस के लगाए गए आरोप प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में ही सच हैं, तो बेल किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, इस स्टेज पर सबूतों की कोई डीप टेस्टिंग नहीं होती, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। जज सिर्फ प्रोसिक्यूशन की चार्जशीट पढ़ते हैं और अगर कहानी ऊपर ऊपर से सच लग रही है तो बेल की उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। तो अगर एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिकोड किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी चार्जशीट फाइल करती है। स्टेप 2, कोर्ट बस ये चेक करती है कि आरोपों का इस विशेष कानून से कोई सीधा लिंक है या नहीं। और स्टेप 3, अगर पहली नजर में आरोप सच लगे तो बेल रिजेक्ट। उमर खालिद के मामले में भी प्रोसिक्यूशन ने यही कहा कि दंगों में उनकी सेंट्रल भूमिका थी और बस यही तर्क बेल के खिलाफ एक बड़ी दीवार बन गया। लेकिन अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 5.5 साल। इमेजिन कीजिए, 5.5 साल तक बिना सजा साबित हुए सिर्फ ट्रायल के इंतजार में जेल में रहना। के नजीब नाम के एक व्यक्ति ने कस्टडी में ठीक इतना ही वक्त बिताया था और इसी एक केस ने पूरे लीगल सिस्टम को झकझोर के रख दिया। इसी वजह से अदालतों को मजबूर होना पड़ा कि वे यूएपीए के इन कठोर बेल नियमों पर दोबारा विचार करें। और यहीं से हमारी इस कहानी में आता है एक सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़। क्या आप यकीन करेंगे कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बेल के इन नियमों को लेकर खुद अपने ही पुराने फैसलों से टकरा रही है। अगर हम कानूनी टाइमलाइन देखें तो 1967 में यूएपीए आया। 2008 में इसमें यह खतरनाक सेक्शन 43D(5) जोड़ा गया। 2019 आते आते ज़हूर वटाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी वाले नियम को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया। लेकिन 2021 में नजीब वाले केस में एक बिल्कुल नया नज़रिया सामने आया। कोर्ट ने माना कि अगर ट्रायल में हद से ज़्यादा देरी हो रही है तो ये इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन है और ऐसे में बेल मिलनी ही चाहिए।
अब आपके सामने दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ 2019 का वटाली जजमेंट है जो कहता है कि पुलिस की चार्जशीट ही सब कुछ है, बेल मत दो। और दूसरी तरफ 2021 का नजीब जजमेंट है जो कहता है कि हर इंसान को स्पीडी ट्रायल का हक है, अगर देरी हो रही है तो बेल दे दो। आज के समय में हाई स्टेक्स मामलों में किसी भी आरोपी की किस्मत इन्हीं दो टकराते हुए फैसलों के बीच फंसी हुई है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं जिसे एक तरह का न्यायिक विद्रोह कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंचेस के बीच एक साफ खींचतान चल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया ने एक नार्को टेरर केस में बेल देते हुए एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की। उन्होंने खुलेआम कहा कि नजीब वाला फैसला एक बाध्यकारी कानून है जिसे कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। दरअसल उनका ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि उमर खालिद को बेल देने से इनकार करते वक्त पिछली बेंच ने इसी 3 जजों वाले नजीब जजमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। लॉ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा टेक अवे है। इसे बेंच स्ट्रेंथ का नियम कहते हैं। न्यायपालिका के अनुशासन का एक सीधा सा रूल है कि एक छोटी बेंच कभी भी अपने से बड़ी बेंच के फैसले को बदल या नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह हायरार्की का सवाल है और जब जजेस ही इस नियम को लेकर आपस में उलझ जाएं तो सिस्टम में कंफ्यूजन पैदा होना लाजमी है। तो आखिर में यह पूरा मुद्दा आकर रुकता कहां है? सच तो यह है कि यह बहस सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के सख्त नियमों और एक इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का एक अनसुलझा पैराडॉक्स है। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, यूएपीए बेल के आम नियमों को पूरी तरह पलट कर रख देता है। दूसरा, ऐसे मामलों में अंतरिम बेल के लिए दिए गए कारण कितने भी वैलिड लगें, कोर्ट्स उनकी रीजनेबलनेस बहुत ही सख्ती से परखती हैं। और तीसरा, जब लंबे ट्रायल की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही बेंचेस इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसे सिस्टम में जिसे देश की सुरक्षा भी करनी है और नागरिक की आज़ादी भी बचानी है, एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? जब कानून खुद ही 2 रास्तों पर चल रहा हो तो ऐसे में टकराते हुए कानूनी मापदंडों की आखिर क्या मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है? इस पर गहराई से सोचिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।